मेरे साथ मौजूद शेर अफजल मरवत साहब, रुकन कौमी असम्बली है। बहुत शुक्रिया मरवत साहब आपके वक्त का। मरवत साहब, एक ग्रुप मिला है शाह महमूद कुरैशी साहब से, जिसमें जो है वो तमाम लोग हैं जो IPP में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए थे इलेक्शन से पहले फवाद चौधरी साहब की क़यादत में, और ये ग्रुप इत्तलात ये है कि कोई तहरीक चलाना चाहता है। तो क्या आप अपने आप को फ्यूचर में इस ग्रुप के साथ देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये ग्रुप तहरीक चला सकता है? क्या आप समझते हैं कि जो ग्रुप जाकर मिला है शाह महमूद कुरैशी साहब से, ये उन तमाम लोगों को इकट्ठा कर पाएगा जो खान साहब की रिहाई चाहते हैं? और क्या इनका वाकई मकसद ये है कि ये खान साहब की रिहाई का सबब बन सके? मुझे तो अभी आपके तफसील पता चला कि ये ग्रुप मिला है शाह महमूद साहब से। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ इन्होंने एक ही काबीना में काम किया है, तो लिहाजा अगर शाह महमूद साहब के पास ये मुलाकात के लिए गए हैं तो इसके ताने बाने सियासत से जोड़ना या किसी मुमकिन तहरीक से जोड़ना मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है। ये जो लोग हैं फवाद चौधरी साहब, महमूद मौली साहब, ये ऐसे लोग हैं कि जो बातचीत को तरजीह देने वाले लोग हैं, मुज़ाहमत की या तहरीक की ये बात नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको तो मैं एक खैर सगाली का एक विज़िट समझूंगा जो अपने एक फार्मर कैबिनेट कोलीग के पास गए हैं। तो आप समझते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए कुछ ऐसे लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं, चले ये ग्रुप ना हो, आप हों या और लोग हों, कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से हट के कुछ जद्दोजहद करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर किसी बॉटल नेक पर ले आई है तो ये उससे निकाल सकें? कोई भी अगर खान की रिहाई के लिए तहरीक चलानी है तो वो अगर PTI के प्लेटफॉर्म से नहीं है तो कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा वक्त में पॉपुलर तरीन पार्टी है और इनफरादी तौर पे ये मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए या किसी भी दूसरे शख्स के लिए कि अपनी ज़ाती हैसियत में इतना प्रेशर बिल्ड करें या इतने लाखों लोगों को जमा करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से भी बदकिस्मती है कि जो एहतजाजी क़ुव्वत थी पार्टी की वो बड़ी कमज़ोर हुई है। पहले तो उस ताकत को रिकवर करना है और इसके लिए जगह जगह जलसे करने हैं, लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों में अवेकनिंग और शऊर जो है फैलाना है कि रिहाई के लिए निकलना क्यों है। लेकिन ये जो अभी ताज़ा तरीन चंद दिनों में डेवलपमेंट हो रही है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि नवंबर में कोई एहतजाजी तहरीक होगी। अच्छा मरवत साहब, हर चीज़ का एक मौसम होता है। बहुत शदीद गर्मी के अंदर भी जो है वो शायद एहतजाज से लोग जो है वो एहतियात बरतते हैं। बहुत शदीद सर्दी में भी शायद ऐसा ही होता है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि आज 1 नवंबर और 26 नवंबर जो 2024 की थी, वहाँ से मामलात थोड़ा मुख्तलिफ सिमत के अंदर गए थे। तो क्या इस नवंबर में, जिस तरह से आपने अभी कहा कि कोई आप तहरीक नहीं देखते, तो फिर सुहेल आफरीदी साहब किधर खड़े होंगे कि जो कहते हैं कि मैं एहतजाज का चैम्पियन हूँ? तो हम तो तवक्का ये कर रहे थे कि शायद वो कोई एहतजाजी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बर्पा करेंगे। तो आप समझते हैं कि आफरीदी साहब में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एहतजाज के इस मौसम में कोई एहतजाज कर सके? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है कि शदीद दबाव में हैं। एक तरफ जो है वो कमिटमेंट्स हैं जिन कमिटमेंट्स के तहत उनको लाया गया, और दूसरी तरफ उनकी ख्वाहिश है अपनी ज़ाती और ख़ान साहब की भी कि कोई एहतजाजी तहरीक जो है वो चले। लेकिन साथ में एहतजाज किस तरह करना है, क्योंकि एहतजाज में जाने से पहले ये भी सोचना है ना कि 26 नवंबर को जो गाड़ियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आई थी हमारे साथ, उनमें से 70% ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ गुम है, उठा लिए अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। और उन ट्रांसपोर्टरों के साथ मामलात अभी तक सेटल ही नहीं हुए, ना उनको गाड़ियों की कीमतें अदा की गई है। हत्ता कि बहुत सारी प्राइवेट गाड़ियां जो हैं वो गुमशुदा हैं। तो लिहाजा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कहाँ से बंदोबस्त होगा? दूसरी बात ये है कि जो लोग मर गए, शहीद हुए, वो अब आइंदा MNAs और MPs जो अपने हल्के से लोगों को निकालने के ज़िम्मेदार हैं, वो ये भी सोचेंगे कि जो लोग कैद हुए और बाद में रिहा हुए और जिनकी उन्होंने पैर भी नहीं की, अपने इलाकों में उनकी बड़ी जो है सुबकत बनी और बड़ा ही उनके साथ कोई अच्छा अमल नहीं हुआ, क्योंकि वो वर्कर समझते थे कि ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। अब किसी को गोली लगती है, ज़ख्मी होता है, जेल जाता है,
ये सारी जिम्मेदारियां उस शख्स की होंगी जो इनको निकालेगा। ठीक। और MNA जो हैं वो ख़ुद भी सोच में हैं कि आया जिस तरीके से एहतजाजों की बुनियाद पे डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही है, कहीं किसी डिस्क्वालिफिकेशन का शिकार ये भी ना हो जाए, तो डर और खौफ है। ये एहतजाज तभी मुमकिन है जब तमाम लोग मसलियतों से पाक हो जाएंगे, और ये इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आवाम को आपने बावर कराना है कि एहतजाज ज़रूरी क्यों है। एहतजाज तभी मुमकिन होगा जब ऐसे ही जज्बे से लोग निकले जिस तरह कश्मीर में निकले। ये 40-50 हज़ार लोगों को निकाल के इस्लामाबाद लाने से एहतजाज ने कामयाब नहीं होना है। ये जब तक लाखों का मजमा नहीं निकलेगा और लाखों के तादाद में जब लोग इस्लामाबाद में नजर आएंगे तो तब ही इनकी आवाज़ भी सुनी जाएगी और खान रिहा भी होगा। अच्छा मरवत साहब, आपने अभी कहा कि गुज़िश्ता बरस 26 नवंबर को खान साहब की रिहाई का बंदोबस्त हो गया था और फिर वो हो ना सकी, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि वो कीमत क्या थी कि जो खान साहब ने देनी थी या रियासत ने देनी थी कि जिसकी बुनियाद पे खान साहब ने बाहर आना था? देखिए, रियासत ने तो ये कीमत देनी थी कि अगर लोग आ जाते, तो जो कीमत दी आपको पता है, अभी तक जो हैं वो जो लोग जान से गए उनके वाले से ताने भी मिलते हैं। आने वाले वक्त में कानूनी कार्रवाई का डर सारी उम्र इनके सरों पे रहेगा। तीसरी बात यह है कि बदनामी तो अलहदा हुई पूरी रियासत की और पूरी हुकूमत की। ये वो बहुत बड़ी कीमत है जो दी है, और ये कीमत वो नहीं देना चाहते थे, और इस कीमत न देने की इवज़ उन्होंने खान की रिहाई को कबूल किया था। और इसके लिए सिर्फ ये शर्त रखी थी कि संगजानी पे आप ठहर जाएं, और संगजानी पे 6-7 दिन तक ठहरें, जब तक खान रिहा नहीं होता है आप लोग जाएं ही नहीं, हम आपको फैसिलिटेट भी करेंगे। तो ये वो मामलात थे। अच्छा मरवत साहब, जिस इल्ज़ाम के तहत अली अमीन गंडापुर साहब को, चले इल्ज़ाम ना कहें, जिस मकसद के लिए अली अमीन गंडापुर साहब को बाय बाय टाटा कहा गया और आफरीदी साहब को लाया गया, तो क्या काबीना जो गुज़िश्ता रोज़ आपने देखी, आप समझते हैं कि वो उस मकसद के हुसूल के लिए दुरुस्त कदम है? भाई भाई को नवाजा जा रहा है, तो ये एक ठीक तरफ रास्ता था, यही मकसद था गंडापुर साहब का, यही उनका कसूर था कि जिसको जो है वो सज़ा उनको मिली? मेरे ख्याल है काबीना में जो लोग शामिल हुए हैं वो तो 99% वही हैं जो अली अमीन खान के साथ थे। 99% वही काबीना है। मेरे ख्याल में एक आध रियाज खान जो हैं वो बुनेर से नए आए हैं। बाकी जो हैं ये जो लोग हैं काबीना में तकरीबन सबको मैं जानता हूँ, और ये कम ही लोग हैं जिनके हवाले से किसी कोई शकूक व शुबात उनके इंटेग्रिटी के हवाले से पाए जाते होंगे। बाकी जो हैं काबीना जो हैं वो पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल है, बहुत से ईमानदार वज़रा हैं, और काबीना जो है वो जो उन्होंने सेलेक्ट की है या बनाई है वो तो मेरा ख्याल नहीं है कि मुतनाज़ा है। हदफ क्या होगा इस काबीना का, इस हुकूमत का? खान साहब की रिहाई हदफ होगा या गुड गवर्नेंस इनका हदफ होगा मरवत साहब? बदकिस्मती से PTI की KP में गुड गवर्नेंस जो है वो शायद ही तरजीह रही हो। अमूमी तौर पे पार्टी जो है वो सियासी बयानिए के तस्दीक हासिल करने के लिए गवर्नेंस करती है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि ज़्यादातर फोकस जो है वो बयानिए के सबूत में, जिस तरह सेहत कार्ड है, सेहत कार्ड यकीनन एक कारनामा था, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो है इस पे फोकस की गई, और इसी तरह अमन व अमान जो है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, रोड्स बनाने, मोटरवेज बनाने, जिस तरह पंजाब में हुआ है या हो रहा है, ये तरजीह कमी नज़र आई है। और यही वजह है कि ख़ुद मेरे अपने हल्के के सारे रोड जो हैं टूट फूट चुके हैं, और यही हालत पूरे खैबर पख्तूनख्वा की है। आवाम जो है उनकी अवलीन तरजीह जो है कि उनकी हालत इंतज़ार को बेहतर किया जा सके, और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अगर इस दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी खिदमात से और अवामी वेलफेयर के कामों से न नवाजा, तो मेरा ख्याल नहीं है कि
ये लोग जो हैं चौथी दफ़ा किसी भी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमनवा बनेंगे। रिहाई के लिए खान साहब की कुछ आपको लगता है आने वाले दिनों के अंदर सोहेल आफरीदी साहब का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा होगा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब का नहीं था? और सवाल के पीछे पर्पस या सवाल के पीछे जो जहन है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर इल्ज़ाम शायद यही था कि आप खान साहब की रिहाई के लिए ठीक तरीके से जद्दोजहद नहीं कर रहे। तो क्या ये इल्ज़ाम जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये आपको दुरुस्त महसूस होता है? और फिर इसके अंदर लगता है कि सोहेल आफरीदी अपने तुंदो तेज़ बयानात से पूरी बिसात उलट नहीं देंगे, बल्कि बिसात में अपना हिस्सा मांगने की जो है वो जस्तजू में लगे रहेंगे, तो रिहा करवा पाएंगे? बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर लीडर ये समझता है कि जितनी सख्त ज़बान इस्तेमाल करोगे मुखालिफिन को, जितने ही बुरे अल्फाज से आप मुखातिब करेंगे, उतने ही आप जो हैं खान के वफादार तस्वुर होंगे। और आप जब ये इनके रेटोरिकल स्टेटमेंट सुनते हैं जलसों में, तो सब जो है एक दूसरे से ज़्यादा इसमें जो है पोजीशन या नंबर लेने की कोशिश करते हैं कि उसकी जो तकरीर है ज़्यादा वायरल हो जाए, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, एंटी फ़ौज हो, एंटी हुकूमत हो। और यही सिर्फ लफाजी तक जो हैं ये लोग महदूद रहते हैं। अली अमीन ख़ान जो हैं उसने जो खिदमत अंजाम दी है उसका सिला उसको शायद सही तरीके से नहीं दिया गया। अली अमीन ख़ान ने तो परफॉर्म भी किया, बहुत सारी खिदमत हैं उनकी पार्टी के लिए। और मेरा ख्याल है कि अली अमीन ख़ान को अगर अपने तरीके से पार्टी खान को रिहा करने का मैंडेट देती तो वो रिहा कर चुके होते। पार्टी में ये भी एक जंग लगी रहती है कि जी खान की रिहाई का सिला या तुर्रे इम्तियाज़ जो हैं वो कोई एक शख्स इसका क्रेडिट न ले सके, तो लिहाजा एक अगर बात बनाता है तो दूसरी तरफ कोई और मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर लेता है ताकि वो जो, और आपको मैं अर्ज़ करूं इससे $1 मिलियन की इंडस्ट्री चल रही है खान को जेल के अंदर रखने से, और वो इंडस्ट्री का दिया जो है बुझ जाएगा अगर खान रिहा होता है। तो ये बहुत सारी क़ुव्वतें हो गई है। जहाँ तक नए वज़ीर आला साहब से तवक्कुआत हैं ये तो वक्त बताएगा कि आया वो अली अमीन ख़ान से बेहतर चॉइस है या उनका लाया जाना जो है वो जो है मायूसकुन है। फिल वक्त ये कहना कि जी वो खान की रिहाई की तहरीक को कामयाब कर सकेंगे, मुझे ज़ाती तौर पे जब तक अमली कोशिशें नहीं होंगी, फील्ड में लोगों को एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, मैं ख़ुद पुरुमीद नहीं हूँ कि आने वाले 1.5-2 माह में खान की रिहाई के लिए कोई मुतहरिक कोशिशें होंगी। तो मरवा साहब आपको क्या लगता है खान साहब का जेल में दौरानिया मज़ीद कितना हो सकता है? कानूनी एतबार से भी बताइएगा और सियासी मामलात को देखते हुए भी। देखिए खान साहब की रिहाई की 3-4 दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी लीडर ये कहता है ना मीडिया पे आके कि जी खान साहब रिहा नहीं होना चाहते हैं, वो झूठ बोल रहा होता है। कौन जेल में अंदर रहना चाहता है? 2 साल 2.25 साल इस शख्स ने गुजार लिए बेगुनाह, और ये 74 साल का हो चुका है। तो लिहाजा इनकी हालत पे रहम करें। ये बातें ये बयानिए बता के लोगों का दिमाग ख़राब करते हैं। खान साहब चाहते हैं कि वो बाइज़्ज़त तरीके से बाहर निकले ताकि उस पर कोई डील की छाप ना लगे, और इस वजह से जब भी उनकी रिहाई के लिए पार्टी ने कोशिशें की और जो भी अवामिल ताख़ीर का बाइस बने, वो यही खान साहब की कोशिश थी कि उसकी रिहाई जो है किसी डील का नतीजा नज़र ना आए। और ख़ान साहब की मौजूदा वक्त में तो मुझे रिहाई की कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं, और ना मुझे कोई खान की रिहाई के लिए कोई काबिश नज़र आ रही है। तो खान साहब की जो रिहाई मरवा साहब जब भी अमल में आई वो किसी डील का नतीजा होगी, किसी पॉलिटिकल मूव का नतीजा होगी। चलें डील में फिर ये भी आ जाता है कि खान साहब खुद भी राज़ी हों, तो क्या किसी पॉलिटिकल मूव के नतीजे में होगी, डील के नतीजे में होगी, या लीगल टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी कि वो खान साहब को बाहर ला सके? लीगल टीम को जब तक 26वीं आईनी तरमीम के इम्पैक्ट्स हैं उनको तो आप माइनस ही रखें। सियासी तहरीक PTI चलाती आई और एक वक्त में इस काबिल थी कि उनके सियासी तहरीक की वजह से इनके साथ डील पे लोग बैठ जाते थे या सेटलमेंट पे।
लेकिन अभी पार्टी की वो पोजीशन नहीं है। सियासी तौर पे एहतजाज की जो ताकत है वो बड़ी कमज़ोर हुई है। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ और ख़ान भी समझते हैं कि ख़ान की रिहाई जो है वो ताबे सियासी तहरीक की होगी, लेकिन इसके लिए पार्टी को जो है मुत्तहिद होना होगा, मुत्तफ़िक़ होना होगा, तमाम मुनाफ़िक़तों से पाक एक ऐसी सोच को डेवलप करना होगा जिसके नतीजे में ख़ान की रिहाई और तमाम लीडरशिप की और ख़ान की बीवी की रिहाई मुमकिन हो। अच्छा, शेर अफजल मर्रा साहब, आप क्या समझते हैं कि वो वक्त कब आ सकता है? कभी आ भी सकता है, नहीं आ सकता, कि जब ख़ान साहब को ये एहसास हो कि उन्होंने शेर अफजल की सूरत में एक अपना पॉलिटिकल वर्कर, अपना एक सिपाही खो दिया है? क्या ख़ान साहब को ये एहसास होगा? क्या सियासी क़यादत जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, तब ऐसा वक्त आएगा? क्या आप आने वाले दिनों में कोई ऐसा वक्त देखते हैं कि आप दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उसी तरीके से जद्दोजहद करेंगे जैसे आप पहले कर रहे थे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मुझे अपना आप नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतनी गालम गलोच कर दी है कि अब मेरा मन ही नहीं करता है। ये जिस वक़्त हम निकले थे तमाम नुकसानात की परवाह किए बगैर, वो एक दिली ख्वाहिश थी, किसी का कर्ज नहीं था, न किसी के हम मकरूज थे, एक ख्वाहिश थी, हमने अपनी दिली ख्वाहिश के मुताबिक। और अब जो है 3 दफ़ा निकाले जाने के बाद मेरा कोई मन नहीं करता है कि मैं फिर वो काम करूं जो आजकल आबेल मुझे मार के मुतरादिफ हैं। अलबत्ता एक हालत में ये तभी मुमकिन है कि जो मेरे साथ ज़्यादतियाँ हुई उस पे आज़ार शर्मिंदगी हो, तो तब मैं कहीं जाके वो अमल सर अंजाम दे सकता हूँ, वो भी मेरी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग ये सोचते हैं कि गोया कोई नऊज़ बिल्ला कोई ख़ान का कुर्ब हासिल होने से कोई खलीफा वलीउल्लाह की मसनद मिल जाती है। आजकल उनको एहसास ही नहीं है कि ख़ान के नज़दीक जाना, पूरे खलूस के साथ जाना और उनके लिए डट के खड़ा होना जो है वो जान चुकों का काम है और था। तो लिहाजा अभी जिन लोगों ने मुझे माइनस करवाया, अब उन लोगों की बारी है कि बता दें और दिखा दें दुनिया को कि ख़ान की तहरीक जो है ख़ान के नाम पे हर कोई चला सकता है। जिस तरह उन्होंने मेरे बारे में कहा कि ख़ान का सौदा बेच रहा था, ख़ान का सौदा अभी कोई क्यों नहीं बेच रहा है? निकले ना जी, वही ख़ान भी मौजूद है, वही पार्टी है, जेल भी ज़्यादा हो गई है, ज़्यादती भी ज़्यादा हो गई है, इन तमाम के साथ निकल के बताएं और जताएं कौम को, ये जुर्रत ये होती है। और अगर नहीं कर सकते हैं, ख़ान को यही तो उन्होंने बावर कराया था कि अब हम इस काबिल हैं, लेकिन अल्लाह की लाठी भी आवाज़ होती है। जिन लोगों ने यह बावर कराया था वो ख़ुद भी अब चुप गए हैं और मफरूर हो गए हैं। चले, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवा साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आप एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज़रा जायज़ा लेंगे भारत और अमेरिका की एक डील हुई है, उस डील के असरात पाकिस्तान पे क्या होंगे, ज़रा जायज़ा लेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत से सवालात ऐसे हैं कि जिसके जवाब किसी दिफाई तज्ज़ियाकार से ही जानना बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे मामलात सियासी नहीं होते हैं। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चिश्ती साहब, मैं इसलिए इब्तिदा में ये कहने लगा कि सियासी नहीं होते कि दिफाई मामलात का जवाब आप लोग ही ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, बजाय इसके कि हम इस पर सियासी बात करें कि जी ऐसे था वैसे था। अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो सर-ए-दस्त सवाल है वो लोग ये कहते हैं कि जी ट्रम्प साहब हमारी बड़ी तारीफ़ें करते रहे, फील्ड मार्शल की तारीफ़ करते रहे कि ये बड़े बहादुर हैं और बड़ी अच्छी जंग इन्होंने लड़ी है, लेकिन मुआहदा उन्होंने भारत के साथ जाके कर लिया। तो इसमें बहुत सारे सवालात आते हैं कि जी क्या ये मुआहदा अचानक होगा? क्या डोनाल्ड ट्रम्प साहब का पाकिस्तान की तारीफ़ें करने का मकसद ही ये था कि दबाव दिया जा सके भारत के ऊपर कि वो मुआहदा कर ले, दिफाई मुआहदा कर ले? क्या ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए ख़तरे का सबब बन सकता है? क्या ये मुआहदा भारत को खित्ते का चौधरी बनाने के लिए है और इसका जो हदफ है वो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी है? ये बहुत सारे सवालात हैं कि जिसमें मैंने कुछ अपने सवालात भी मिक्स कर दिए और कुछ वो सवालात हैं कि जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मकामात पे करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मैं सर इसमें थोड़ा सा एक कमेंट भी डाल दूँगा, वो ये है कि अमेरिका तो असला सबको बेचना चाहता है, तो क्या जो ट्रम्प साहब का दबाव था वो इसलिए था कि भारत उनसे असला ले, जो तारीख़ी एतबार से अमेरिका से असला लेने के बजाय रशिया के ऊपर जो है डिपेंड करता रहा है, और रशियन ऑयल का भी जो मामला था वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब इसीलिए उठाते रहे कि असला भारत को दे दिया जाए? बहुत शुक्रिया साहब, आपने तकरीबन अपने सवालों के जवाब खुद ही दे दिए हैं और बड़ा अच्छा एनालिसिस भी किया है।
देखिए, अमेरिका के साथ मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं था ये, और आप हैरान होंगे कि मेरे लिए सरप्राइज क्यों नहीं था। वो इसलिए कि हर दुनिया का जो मुल्क है जब दूसरे मुल्क से डील करता है वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट में करता है। ये जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं वो लाइकिंग डिसलाइकिंग कोई खास नहीं माने रखती जब तक वो मीनिंगफुल एग्जीक्यूशन नजर ना आए। डेफिनेटली असर होता है पर्सनालिटीज का, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट आता है तो हर दुनिया का मुल्क, चाहे वो अरब दोस्त हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो, रशिया, चाइना, अमेरिका, सब मुल्क पहले अपनी नेशनल इंटरेस्ट रखते हैं और फिर आपकी इंटरेस्ट देखते हैं। अगर दोनों मुल्कों की नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रही हो तो वो आपके साथ कोलैबोरेशन भी करेंगे, डिफेंस एग्रीमेंट भी करेंगे। जितनी आपकी रेलेवेंस दुनिया के दूसरे मुल्कों से बनेगी वो आपके करीब आएंगे। दुनिया ने हमें देखा कि हमने मई 2025 में अपनी एक विक्ट्री साबित की, हमारी एक वैल्यू बढ़ी, दुनिया की नजर में हम रेलेवेंस हो गए, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमें वैल्यू करना शुरू कर दिया। लेकिन ये आपके व्यूअर्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अर्ज करता चलूं कि ये नहीं होता कि हमसे अगर गुर्बत है तो वो किसी से दूरी की कीमत पर है। यानी जिसका मतलब ये है कि अगर हमसे दोस्ती है तो किसी की नफरत की कीमत पर नहीं होगी। ये अमेरिका कभी नहीं करता। अमेरिका की खुद हमारे साथ जो हिस्ट्री है वो जब से पाकिस्तान बना है, प्रेसिडेंट अयूब खान से लेकर सेंटो सीटो से लेकर फिर 65 की जंग में उन्होंने हालांकि हमारे पास सारे फाइटर जहाज अमेरिका रिजन के थे, हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए। 71 की जंग में हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए। 79 में सोवियत यूनियन आ गया अफगानिस्तान में, हमारी फिर दोस्ती हो गई और 10 साल तक हमें F-16 भी मिले और सारी सपोर्ट भी मिलती रही। हम फिर रेलेवेंट हो गए जब सोवियत यूनियन चला गया और टूट गया। 9/11 आया, हम एकदम फिर रेलेवेंट हो गए। तो ये 10-10 साल का हमारा अगर आप उठाकर देखें तो ये हिस्ट्री चेकर्ड हिस्ट्री है। इसमें स्मूथ या कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं नजर आएगी आपको। हम नीड बेस पर दोस्त रहे हैं और नीड बेस पर या जब जरूरत नहीं रही तो हम दोस्ती उतनी नहीं रही। अभी जब इंडिया के मुआहदे पर आते हैं, देखिए मनमोहन सिंह ने 2005 में भी किया था, लेकिन मनमोहन सिंह के जमाने में और उनके बाद आने वाले जो 20 साल थे आज तक 2025 तक, अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लियरली इंक्लाइंड थे, चाहे वो ओबामा हो या कोई और हो, वो क्लियरली इंक्लाइंड थे टुवर्ड्स इंडिया। इवन बुश ने पिछली दौरे हुकूमत में हमें कहा था कि पाकिस्तान डुअल गेम खेलता है, हमसे भी मतलब लेता है लेकिन हमारा साथ नहीं देता है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े इल्जाम हम पर पिछली हुकूमत के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी लगाए थे। जो सरप्राइज का एलिमेंट है इसके अंदर थोड़ा सा, जिसकी वजह से आप भी कह रहे हैं, आपने कमेंट भी कहा कि जी ये कमेंट भी आया है, वो इस वजह से है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिपीटेडली बड़ी एफिलिएशन और दोस्ती और अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट हमें की थी। पिछले 6 महीने से खास तौर पर जो मई का हुआ था वाकया, उस वक्त से उन्होंने कहते आए थे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, मुझे मोहब्बत है। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को खास तौर पर आपने देखा वो पिन डाउन करते थे, आइसोलेट करते थे और अपनी नाराजगी का इजहार करते थे। और ये सब कुछ आपने खुद ही कह दिया। वो नेगोशिएशन टेबल पर लाने के लिए होता है, अपनी बातचीत मनवाने के लिए होता है। और आई एम श्योर बैकडोर ये इंसेंटिव दिया जा चुका होगा जो हमें नहीं, पाकिस्तानियों को पता होगा। उनको कहा गया होगा कि अगर आप सोवियत यूनियन से तेल नहीं खरीदेंगे, आप पर टैरिफ भी मैं कम कर दूंगा, डिफेंस एग्रीमेंट भी कंटिन्यू रखेंगे, आपके साथ कोलैबोरेशन जो पहले होती थी वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये उसी का शाखसाना है। इसी तरह मैं गवाही पेश कर सकता हूं कि अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर और C-130 और बहुत इलेक्ट्रॉनिक और बहुत सारे वॉर मशीनरी इंडिया पहले भी लेता रहा है। तो वो ये मकसद अखज करना, आखिरी बात आपके सवाल के जवाब में ये है कि ये मैं इस तरह नहीं ले रहा कि अगर हिंदुस्तान का और अमेरिका का कोई डिफेंस एग्रीमेंट हो गया उसका मतलब है कि पाकिस्तान के मुखालफत कोई ऑपरेशंस की है या पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की डायरेक्ट ऐसी कैपेसिटी बढ़ जाएगी या इतना खतरनाक कोई इक्विपमेंट दिया जाएगा और पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हो सके, वो मैं फौरी तौर पर नहीं देख रहा। लेकिन जो प्रेशर नजर आ रहा था, आपने देखा 3-4 महीनों में, आपने खुद ही तजिया बिल्कुल ठीक किया कि वो हमें विजिबल होता अब नजर आ रहा है कि उसके पीछे मानी क्या छुपे हुए थे। और ये इसीलिए मुझे हैरत नहीं हुई कि इंटरनेशनल लीडर इसी तरह बिहेव करते हैं, वो अपने क्वेश्चन करते हैं जो जैसे होता है प्रेशर डालना थ्रू यूज ऑफ फोर्स, कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम ये करेंगे, ये ना किया तो ये नहीं। उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत में बयान दिए और अगर हम मिसलीड हुए तो शायद मैं अपना प्रेसिडेंट ट्रंप को कसूरवार नहीं समझता। मैं समझता हूं कि उन्होंने बातें ही ऐसी की थी जिससे आपको लगता है कि शायद वो हमसे उनकी बड़ी एसोसिएशन हो गई। अच्छा सर, इसमें अब एक सवाल ये भी है कि भारत को इक्विपमेंट देने का मकसद क्या, चाइना को जो है वो आंखें दिखाना, पाकिस्तान को कंट्रोल करना है,
या ये मार्केट है, एक बायर है, बायर को जो है वो लुभाने के लिए, उसको जो है वो सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि जी आप हमसे इक्विपमेंट खरीद लें, मेरी क्लाशनकोफ ज़्यादा अच्छी है, मेरी जो क्लाशनकोफ के जिसको राइफ़ल कह लें, मैं जो राइफ़ल देता हूँ वो ज़्यादा अच्छी है, मैं जो हेलीकॉप्टर देता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है, मैं जो टैंक बेचता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है, तो आप बेहतर चीज़ खरीदें। आप कहाँ रशिया के पास जाते हैं, आप कहाँ किसी और से ख़रीदते हैं? चाइना वैसे ही पाकिस्तान का दोस्त है, वो आपको देगा नहीं। तो सर इसमें किस थ्योरी को आप ठीक समझते हैं कि मार्केट बड़ी थी, इंडिया इसलिए लालच थी अमेरिका को, या पर्पस ये था कि इंडिया को स्ट्रेंथन करके तो खित्ते का चौकीदार बनाना है? दोनों बातें आपकी ठीक है मेरी नजर में। देखिए, एक वो बहुत बड़ी मिलिट्री की मार्केट है या मैन्युफैक्चरर है, ऑलमोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिका है, और वो चाहता है कि उसकी मिलिट्री इंडस्ट्री चलती रहे, उसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी चलती है मिलिट्री सेल्स ऑब्वियसली, और इस तरह का इक्विपमेंट दुनिया को सप्लाई करके, इसमें कोई शक नहीं है। ये फैक्टर भी जरूर है, लेकिन ये फैक्टर भी जरूर है कि वो किसी स्टेज पर जाहिर है हिंदुस्तान को इस हद तक इग्नोर नहीं कर सकते थे कि हिंदुस्तान के साथ तो बहुत बड़ी उनकी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। आपके व्यूअर्स को अर्ज करता चलूं कि बुनियादी तौर पर जब उन्होंने थ्रेट किया था मई 2025 में सीज फायर करने के लिए, तो कई दफा वो कह चुके हैं, मैंने दोनों को कहा, मुल्कों को, कि ट्रेड करो, लड़ाई ना बंद करो वरना मैं ट्रेड बंद करूं। मैं ट्रेड का बता देता हूं क्या फर्क है दोनों मुल्कों में। इंडिया का अमेरिका के साथ तकरीबन सालाना 145 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, और हमारे साथ अमेरिका का ट्रेड है 9.2 एवरेज। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, हमसे 20 गुना ज्यादा इंडिया ट्रेड करता है अमेरिका के साथ। जो उन्होंने थ्रेट की थी उसका असर लाजमन हिंदुस्तान पर ज्यादा होगा। हिंदुस्तान के जब ट्रेड करता है अमेरिका, तो वो जब थ्रेट करता है या नाराजगी शो करता है, तो आया हमसे जो 20 गुना ज्यादा इकोनॉमिक ट्रेड करता है। इसमें कोई शक नहीं कि तकरीबन 30 बिलियन इसमें से इंडिया के हक में है, यानी इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट कम करता है। लेकिन उसके बावजूद कोई भी प्रेसिडेंट चाहेगा कि 9 बिलियन के वर्सेस 150 बिलियन की इकोनॉमी छोड़ दे? नहीं चाहेगा। तो पहले सवाल आपका जो जवाब था वो बिल्कुल इसको सपोर्ट मैं कर रहा हूं कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये बिजनेस है, हम बिजनेस अपनी जगह रखेंगे। दूसरा, उन्होंने देखा कि चाइना ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी टेक्निकल और मिलिटरीली हमें सपोर्ट भी किया, और एक डिप्लोमेटिक लेवल पर भी हमें इस कॉन्फ्लिक्ट में बड़ा सपोर्ट किया। तो बिल्कुल आपने दूसरा जो जवाब दिया था कि चेक एंड बैलेंस रखना, कि वो एक पुलिसमैन ऑफ द रीजन जो इसका स्टेटस है, उन्होंने अपने मकसद के लिए प्रेशराइज करके उसको कॉम्प्रोमाइज करवाया, और उसके बाद फिर उसको रिलैक्सेशन दी या बेनिफिट दिया या वो पैकेज ऑफर कर दिया, शायद जिसका बंद दरवाजों के अंदर वादा किया जा चुका होगा, जो अभी हमें अब पता लग रहा है। क्योंकि इस तरह के मुआहदे 1-2 घंटे में या एक मीटिंग में या मलेशिया पहुंचकर सिग्नेचर नहीं हो जाते, वो पैरेलल चल रहा होगा। और अमेरिका के जाहिर है जितना प्रेशर डाल रहा था, इंडिया जाहिर है शायद अपनी विलिंगनेस शो कर चुका होगा, और इंडोर शायद ज्यादा कर चुका हो, क्योंकि उन्हें ऑफिशियल तो नहीं मान रहे हो कि हम तेल कम करेंगे, लेकिन जब प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि मेरी बात हुई और वो तेल खत्म कर देंगे या कम कर देंगे, तो मैं ज्यादा उसी को वजन देता हूं, क्योंकि इंडिया तो अपने अभी तक जहाज भी नहीं मान रहा और ऑपरेशन सिंदूर भी अभी तक कंटिन्यू किए हुए। सर, ये जहाज का बार बार जिक्र भी तो ये इंडिया को साबित करने के लिए नहीं है कि आपके पास जो जहाज थे उसमें कोई कसर थी। अगर आप अमेरिका के साथ जहाज़ों का मुआहदा करते तो शायद ज़्यादा बेहतर होते। अगर आप अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर रिलाई करते तो शायद आप चाइना के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान के साथ मुकाबला कर पाते। तो ट्रंप क्या डिप्लोमेटिकली आपको लगता नहीं है कि इस तरह के किसी रीज़न की वजह से भी प्रेशराइज कर रहे थे? जी बिल्कुल ठीक आपने, वो बहुत सारे मेथड यूज कर रहे थे और पब्लिकली वो कहते थे और बदबली नाराजगी का इजहार करते थे, वो टैरिफ की थ्रेट्स करते थे। उन्होंने जहाजों का मेरा ख्याल 40-45 दफा जो मीडिया काउंट कर रहा है वो जिक्र कर दिया है। अब तो वो ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट तक कहना शुरू हो गए हैं। तो मैं तो वेट कर रहा था, लेकिन वो मेरा ख्याल है उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा इंडिया के मुतालिक। मुझे ये लगता था कि जिस दिन इंडिया से ज्यादा नाराज हुए, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से, तो मुझे लग रहा है वो किसी दिन ये कह देंगे कि ये 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल इंडियन एयरक्राफ्ट। मैं तो उसका वेट कर रहा था, लेकिन शायद उन्होंने कहा होगा कि अगली दफा मैं ये कह दूंगा, इससे पहले फिर आप राय रास्त पर आ जाए जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो वो इंडिया ने मेरा ख्याल है कॉम्प्रोमाइज कर। अच्छा सर, इसमें भी दो बातें हैं। क्या अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मजीद इंडिया को इसी तरीके से जो है वो पिंच करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी रहती होंगी, सिर्फ एक दिफाई मुआहदे का मामला तो नहीं था। इसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या प्रेडिक्ट करते हैं, और फिर आप क्या समझते हैं कि क्या इंडिया को अब कोई रिलीफ मिल जाएगा तिजारती मामलात में, दीगर मामलात में, क्योंकि उन्होंने डिफेंस पैक्ट के हवाले से उनकी बात मान ली है? सर, ये एक तज्जिया हो सकेगा फ्यूचर को देखते हुए, क्या आप फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए फहद, एक टुकड़ा और ऐड कर लीजिएगा कि ट्रंप की इस सारी बातों का
पाकिस्तान को भी तो कोई फ़ायदा हुआ होगा ना। ठीक है कि उन्होंने इंडिया के लिए स्पेसिफिक इंडियन मार्केट को जो है वो डराने के लिए इस तरह की बात की हो, लेकिन अगर किसी ने किसी को डराने के लिए कोई बात की उसका पाकिस्तान को फ़ायदा है तो लॉस तो पाकिस्तान का नहीं कहलाएगा ये। नहीं, मैंने तो शुरू में अर्ज किया कि जब ये बड़े मुल्क अमेरिका या कोई और मुल्क जब किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो इस कीमत पर नहीं होता कि दूसरे के साथ दुश्मनी की होगी। सऊदी अरब के अंदर देखिए हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ और मेरे 20 लाख इंडियंस बड़ी अच्छी पोजीशन पर सऊदी अरब में काम करते हैं। आया सऊदी अरब ने तमाम इंडियंस को इसलिए निकाल दिया कि अब हम आपके साथ काम नहीं करेंगे? तो ऐसा तो नहीं हुआ। आपने नोट किया कि सऊदी अरब ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो इंडिया के खिलाफ हो। हमारी दोस्ती सऊदी अरब के साथ या डिफेंस कोलैबोरेशन सऊदी अरब के साथ हुआ है, उसका मतलब ये नहीं कि वो अब ये साबित भी करे कि जो हमारा दुश्मन है वो तुम्हारा दुश्मन है। ये कोई मुल्क नहीं करता। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं कि हमारा बायलैटरल ट्रेड कितना है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन कितने हैं, उसका कल्ट या उसका कितना इन्फ्लुएंस दुनिया की पॉलिटिक्स पर। बहुत बड़ा मुल्क है, जाहिर है 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, दुनिया की इतनी ज्यादा इकोनॉमी का उसमें हिस्सा है, तो कोई भी मुल्क नहीं बिगाड़ता। और थ्रू आउट जब प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे थे तो मुझे जरूर हैरत, खुशी जरूर होती थी कि हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी हैरत के साथ होती थी कि हाउ कम वही प्रेसिडेंट जो पिछले 30-40 सालों से हमें डबल के गेम का कह रहे हैं, हमें हिपोक्रेसी का कहते थे, हमें कहते थे हमारी जुबान और है और एक्शन और है और प्रेशराइज करते थे, और अचानक प्रेसिडेंट ट्रम्प हमारे पर इतना मेहरबान हो गए हैं। तो अब हमें समझ आई है कि, और मैं उस वक्त से भी यही यकीन करता था कि वो दिन आएगा जब उनको अपनी नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा प्यारी लगेगी, वो स्विच कर जाएंगे, और वही हुआ। जो आप कह रहे हैं कि अब हमें क्या नुकसान या फायदा होगा, डेफिनेटली हमारी क्लोजनेस हुई है, हमें ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को जरूर, जिसको कहते हैं, एडवांटेज लेना चाहिए। थ्रेट क्या है सर पाकिस्तान के लिए? इसमें थ्रेट है कोई? थ्रेट उस वक्त होगी फवाद साहब जब कोई उस तरह का टेंजिबल कोई मिलिट्री हार्डवेयर देंगे। इससे पहले उन्होंने उनको चिनूक हेलीकॉप्टर दिए, C-130 दिए, वो ऑफेंस के लिए उतने लॉन्च नहीं हो सकते। ये दोनों जो वेपन्स हैं, या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स दिए या कंप्यूटर सिस्टम दिए, वो एक और चीज है। उससे हमें कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं थी, जैसे राफेल जहाज है। अगर इस तरह के जहाज ऑफर किए, लेकिन F-35 की बड़ी बातें होती हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट दुनिया का इस वक्त है जो अमेरिका ऑफर कर सकता है, लेकिन F-35 का मैंने जो अपनी रिसर्च किया है वो इंडियन एयरफोर्स खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनकी उस जहाज की 1 घंटे की सॉर्टी जो है वो इंडिया को तकरीबन 30 लाख रुपए की पड़ती है। तो अब अंदाजा लगाए जब पूरा फ्लीट आएगा, उसकी फ्लाइंग होगी, उसकी मेंटेनेंस होगी, तो अभी तक तो उनको टेक्निकल नो हाउ, आपने देखा 6 साल बाद राफेल को भी उस तरह मैनेज नहीं कर पाए, और खासतौर पर एम्प्लॉयमेंट के सेंस में मैं करो, कॉम्बैट में जिस तरह एम्प्लॉय किया गया। तो अगर राफेल को 6 साल बाद नहीं कर पाए तो F-35 तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग स्टेल्थ जहाज है, जिसकी बहुत ज्यादा ना सिर्फ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, बल्कि एयर में तो वो फायदा ही तब होगा जब आपको बेस्ट एम्प्लॉयमेंट उस तरह करेंगे जिस मकसद के लिए जहाज बनाया गया था, जिस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह J-10C एम्प्लॉय किया। तो हमें कोई थ्रेट में विजिबल नहीं देख रहा, अनलेस कोई ऐसा इक्विपमेंट वो अनाउंस करें कि हम ये बेचेंगे, तो फिर मैं बेहतर कमेंट करता हूं। अच्छा, जिस तरह बिल्कुल एक आखिरी मुझे सर जवाब दे दीजिए, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर शायद हम बात ना कर पाए। मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा जो है वो टाइम एम्फसाइज इसलिए हो गया कि ये एक टॉक ऑफ टाउन है। सर 2005 में आप कहते हैं कि ये मुआहदा हुआ, 2015 में ये रिन्यू भी हुआ था, तो 2025 के मुआहदे को हम कोई इससे बहुत मुख्तलिफ समझते हैं कि इसमें कोई नई चीज़ें डाल दी गई हैं, कोई गैर मामूली मुआहदा हो गया है, या उसका तसलसल है, हम ये सोच रहे थे कि शायद ना हो कंटिन्यू? वो हमने शायद इसलिए परसीव किया कि जितना प्रेसिडेंट ट्रम्प नाराज नजर आ रहे थे मुझसे कि शायद कंटिन्यू ना रहे। एग्रीमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जैसा हमारा सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है कि हम आपकी मदद को पहुंचेंगे, आप हमारी मदद को आए या कैपेसिटी बिल्ड करें पीस टाइम के अंदर। अमेरिका इवन एयरफोर्स उनकी एक्सरसाइजेस करती है, रेड फ्लैग एक्सरसाइज अमेरिकन के साथ करते हैं, इंडियन एयरफोर्स करती है। और हमारी जो यहाँ इंडस्ट्रियल 2024 हुई थी, मैं उसमें खुद गया था, मैं विटनेस करने के लिए। मैंने खुद वहां पे टर्किश पायलट से पूछा, और वो टर्किश पायलट कह रहा था कि हमारी जो एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पे उसने F-35 उड़ाया हुआ था और F-16 भी उड़ाया हुआ था, और यहाँ भी F-16 लेकर आया हुआ था। तो जब मैंने टर्किश पायलट से पूछा तो उसने कहा कि आपकी जो इंडस्ट्रियल एक्सरसाइज है वो कुछ मकामात पर या कुछ एस्पेक्ट्स में अमेरिकन रेड फ्लैग से भी बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी तो दुनिया में किसी से कम नहीं है, लेकिन हम किसी को थ्रेट पोज नहीं करते। F-35 अगर उनको ऑफर हुआ और अगर ये ले लेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी हैरानगी इसलिए होगी कि उनसे तो अभी तक राफेल मैनेज नहीं हो रहा जो 6 साल में उड़ा रहे हैं। चलिए सर, अगर ये ले भी ले F-35 तो कितने अरसे में कमीशन कर पाएंगे उसको? ये एक डिपेंड करता है कि वो ये, क्योंकि बड़ा टेक्निकल जहाज है, हर मुल्क को क्लियरेंस नहीं मिलती। मुझे तो लगता है कि शायद 2-3 साल उसकी क्लियरेंस और पहली सप्लाई में लग जाए। ये नहीं होगा कि वो ऑफ द शेल्फ आपने कहा और कल परसों या महीने 2-4 महीनों में जहाज आना शुरू हो जाएंगे। मेरा नहीं गया, अगर वो आए जिस पर मेरा काफी डाउट है, मैं कह नहीं रहा कि वो आएंगे, 2-3 साल तक कम से कम पहले जहाज आने में लगेंगे।
फिर उसकी इंटीग्रेशन है, फिर उसकी ट्रेनिंग है, फिर मेंटेनेंस है, पायलट्स की वहां ट्रेनिंग है, उनके ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग है। तो ये बड़ा लंबा, जैसे मैंने कहा, ये प्रोसेस होगा, खास तौर पर क्योंकि स्टेल्थ जहाज है, इसके फीचर्स बड़े डिफरेंट है, इसकी मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल है, इसके कोड्स अमेरिका शेयर नहीं करेगा अगेन, और फिर इंडिया कल को कहेगा कि अमेरिका ने हमें कोड्स नहीं दिए थे F-35 के। तो मेरा मशवरा है उनको सोच लेना चाहिए कि ये कर सकेंगे इसको मैनेज, या इसको डाइजेस्ट कर सकेंगे अपने, ये इंटीग्रेट कर सकेंगे अपने सिस्टम के अंदर, तो फिर उनको लेना चाहिए। लेकिन वो लेंगे तो हमारे पास भी ऑप्शंस आजकल हैं जो पाक फिजाइया भी कंसिडर कर रही है। बहुत शुक्रिया। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।